गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हम लोगों ने कुछ उदाहरण किए थे। अब हम लोग आगे नया टॉपिक देख रहे हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो है पेज नंबर 40 पर। ठीक है, अब ध्यान रहे कि दो चीज़ें हैं इसमें, एक है प्रकाश प्रभाव और दूसरा है विद्युत प्रभाव। दो चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है ना, प्रकाश और विद्युत। हर्ट्ज़ ने एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग किया था, जिसमें कुछ धातु जैसे कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम इत्यादि की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश डालने पर चित्र नंबर 2.9 में दिखाया गया है, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो आप लोग चित्र 2.9 आप लोग देख सकते हो। ये वैसा ही एग्जाम्पल है जैसा सबसे पहले जो है वो किया गया था, जो निर्वात नलिका के अंदर वो प्रयोग किया गया था, वैसा ही ये है, कैथोड किरण वाला ही है, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज करके किया गया है। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस प्रयोग से प्राप्त परिणाम इस प्रकार थे कि पहला, धातु की सतह से प्रकाश पुंज के टकराते ही उस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जांपल देखो कि भाई ये मानो कि एक धातु की सतह है, ठीक है ना। अब इस धातु की सतह के ऊपर प्रकाश आ रहा है, तो जैसे ही प्रकाश इसके ऊपर आता है, इस धातु की सतह के अंदर रहे हुए इलेक्ट्रॉन वो सतह से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अर्थात धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासन हो जाता है तथा सतह पर प्रकाश पुंज के टकराने के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता। मतलब कि जैसा ही प्रकाश इसके ऊपर आएगा, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन इसकी सतह को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। ये उन्होंने पहला एक निष्कर्ष, एक परिणाम दिया। दूसरा, निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती है। अर्थात जितनी प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी, धातु की सतह पर से निष्कासित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, सतह में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने की संख्या भी बढ़ेगी। अगर आप लोग प्रकाश की तीव्रता को कम कर दोगे, तो धातु की सतह के ऊपर से निष्कासित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कम हो जाएगी। तीसरा, प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति होती है, जिसे देहली आवृत्ति या इंग्लिश में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जो भी हमारे पास धातु आप लोगों ने लिया होगा प्रयोग के अंदर, या तो उस वैज्ञानिक ने प्रयोग के अंदर जिस धातु को लिया होगा, उसके पास अपनी एक न्यूनतम आवृत्ति होती है, जिसे हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होते। मतलब कि उस धातु के पास एक ऐसा गुणधर्म है कि अगर उतनी आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश आपतित करोगे उसकी सतह के ऊपर, तो ही उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे। मान लो कि मेरे पास ये दो धातु है, 1 नंबर और ये 2 नंबर, दोनों की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, दोनों की देहली आवृत्ति अलग अलग है। इसकी आवृत्ति कम है, इसकी आवृत्ति ज़्यादा है। तो अगर इस धातु की सतह के ऊपर से इलेक्ट्रॉन को दूर करना होगा, तो हम लोगों को कम आवृत्ति की प्रकाश का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो भी इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। लेकिन कम आवृत्ति वाला प्रकाश पुंज अगर इस धातु की सतह के ऊपर अगर आप लोगों ने आपतित किया, तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे नहीं, क्योंकि इसके लिए इसकी देहली आवृत्ति ज़्यादा है। इसीलिए आप लोगों को इसके ऊपर जो प्रकाश आपतित करना चाहते हो उसकी आवृत्ति
ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आवृत्ति ज़्यादा होगी तो फिर वहाँ पर से इसकी इलेक्ट्रॉन सतह से जो है वो बाहर आएंगे, वरना आएंगे नहीं। अर्थात प्रत्येक धातु के पास एक दहली आवृत्ति है और उसकी फिक्स आवृत्ति होती है। उससे अधिक ही आवृत्ति वाला प्रकाश उसकी सतह के ऊपर आपको आपतित करना चाहिए, तो ही उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे, वरना नहीं होंगे। तो लिखा है और जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होगा। म्यू ग्रेटर देन म्यू ज़ीरो आवृत्ति पर निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की कुछ गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा प्रयुक्त प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने के साथ बढ़ती है। स्वाभाविक चीज़ है कि अगर धातु की सतह के ऊपर आप लोग प्रकाश पुंज डाल रहे हो और वहाँ से इलेक्ट्रॉन उस धातु की सतह को छोड़कर निष्कासित हो रहे हैं, तो उनके पास कोई ना कोई गति होगी। गति कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि आप लोग उसके ऊपर कितनी आवृत्ति का प्रकाश इस पर आपतित कर रहे हो। जितनी ज़्यादा आवृत्ति वाला प्रकाश इस पर आपतित करोगे, उतनी अधिक तेज़ी से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे। ठीक है, उनकी गति क्या होगी? ज़्यादा होगी। उपरोक्त सारे परिणामों की व्याख्या पारंपरिक भौतिकी के नियमों के आधार पर नहीं की जा सकती। उन नियमों के अनुसार प्रकाश की किरण की ऊर्जा की मात्रा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उनसे संबंधित गति ऊर्जा की व्याख्या प्रकाश की तीव्रता से की जा सकती है। यद्यपि ऐसा देखा गया कि निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो बाद में ऐसा पता चला कि धातु की सतह पर से निष्कासित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या उस प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, परंतु इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उस आपतित इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। उदाहरण के लिए पोटेशियम के टुकड़े पर यदि किसी भी तीव्रता का लाल रंग का प्रकाश कई घंटों तक डाला जाए तो भी कोई प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं होता, परंतु जैसे ही पीले रंग का कम तीव्रता का प्रकाश पोटेशियम पर डाला जाता है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाई देता है। पोटेशियम धातु के लिए उसकी दहली आवृत्ति है 5। तो जैसे हम लोग मानो कि पोटेशियम उसकी दहली आवृत्ति है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज़। तो अगर इस पोटेशियम धातु की सतह के ऊपर से अगर इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करना है, इस इलेक्ट्रॉन को इस धातु की सतह से निष्कासित करना है, तो हमको क्या करना चाहिए? तो हमको प्रकाश आपतित करना चाहिए। लेकिन उस प्रकाश की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? उस प्रकाश की आवृत्ति हमेशा इससे ज़्यादा होनी चाहिए। हमेशा इससे क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। तो कितनी होनी चाहिए? मानो कि अगर हम लोग 5.2 लें और इतनी आवृत्ति वाला प्रकाश आपतित करेंगे तो ही पोटेशियम की सतह के ऊपर से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा। अर्थात टेक्स्ट बुक में लिखा है कि फाइनल V इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन V0। तो ये जो V0 है ना, उनकी दहली आवृत्ति है, और ये जो है ना वो आप लोगों ने दी गई आवृत्ति है। और ये आवृत्ति कैसी होनी चाहिए? दहली आवृत्ति से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। विद्युत चुंबकीय विकिरण के प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए आइंस्टाइन प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने में सफल हुए। तो सबसे पहला प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टाइन जो है वो सबसे पहले सफल हुए हैं, और उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव को अच्छी तरीके से समझाया। कौन? महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन। धातु की सतह पर प्रकाश पुंज के टकराने को कणों के पुंज का टकराना समझा जा सकता है, और उन कणों को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फोटोन। तो प्रकाश का जो पुंज है वो फोटोन कणों से बना हुआ होता है। अब मानो कि मैं यहाँ पर एक धातु ले रहा हूँ, ये मैंने एक धातु का टुकड़ा लिया है।
और ये जो है ना धातु की सतह है, इसके ऊपर हम लोग प्रकाश आपतित करेंगे, प्रकाश का पुंज टकराएगा। ये है प्रकाश पुंज जो कणों से बना हुआ है, ठीक है ना। प्रकाश पुंज यहाँ पर टकराएगा। जब कोई पर्याप्त ऊर्जा वाला फोटोन मतलब कि कण धातु के परमाणु के इलेक्ट्रॉन से टकराता है। अब ये धातु है, मानो कि पोटेशियम, अब ये धातु है, अकेला है, इसके ही परमाणु हैं, परमाणु के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो जैसे ही प्रकाश पुंज इस धातु की सतह के ऊपर टकराएगा तो पर्याप्त ऊर्जा वाला उसमें रहा हुआ फोटोन, क्योंकि प्रकाश पुंज किससे बना हुआ है? फोटोन से बना हुआ है, उसमें बहुत सारे फोटोन होते हैं। लेकिन हम लोग अभी समझ रहे हैं कि भाई एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? प्रभावित होगा। तो जैसे ही प्रकाश पुंज इस धातु की सतह के ऊपर टकराएगा, उसमें रहा हुआ पर्याप्त ऊर्जा वाला फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तब वह इलेक्ट्रॉन परमाणु की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। परमाणु की सतह को छोड़कर क्या होगा? वो बाहर निकल जाएगा। अब फोटोन की ऊर्जा जितनी अधिक होगी उतनी ही ऊर्जा वह इलेक्ट्रॉन को देगा और निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी, ठीक है ना। तो स्वाभाविक बात है कि अगर हम लोग प्रकाश पुंज जितना अधिक मात्रा में देंगे उतनी अधिक तेज़ी से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेगा। तो उस फोटोन के पास जितनी ऊर्जा अधिक होगी और जितनी अधिक ऊर्जा से वो टकराएगा उतनी ही ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी और उतनी ही अधिक गतिज ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़कर बाहर आ जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति के समानुपात होगी। अब ये जो प्रकाश पुंज है हम लोग उसे विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि भाई विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति जो है वो विकिरण की आवृत्ति के समानुपात होगी क्या? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक है। मानो कि यहाँ पर हम लोग अभी आवृत्ति ले रहे हैं। अब जो फोटोन टकरा रहा है उसके पास जो फोटोन की ऊर्जा है हम लोग उसे एच व्यू कहते हैं। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या बताते हैं? प्लांक कांस्टेंट। और इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए उसकी देहली आवृत्ति अर्थात आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा हम लोग कहते हैं एच व्यू 0, ठीक है, जिसे कार्यफलन WO भी कह सकते हैं। जिसे कार्यफलन क्या कहेंगे? WO या W0 भी कहते हैं। अब उसके ऊर्जा में अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों ऊर्जा में अंतर आया? क्योंकि उतनी ऊर्जा से वो उतनी ऊर्जा को खर्च करके इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गति में रूपांतर होता है, गतिज ऊर्जा में रूपांतर होता है। तो ये एच व्यू क्या है? जो ये हम लोगों ने प्रकाश पुंज जिसका दूसरा नाम विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसको धातु की सतह पे जो आपतित कर रहे हैं वो उसकी उतनी ऊर्जा है। अब उतनी ऊर्जा प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन गति में आता है, या तो उसकी जो देहली ऊर्जा है, जो धातु है ना हमारे पास, या इलेक्ट्रॉन को जो धातु है हमारे पास और धातु में रहे हुए इलेक्ट्रॉन को निष्कासित होने के लिए जो देहली ऊर्जा है ना, मिनिमम ऊर्जा, वो ऊर्जा HV0 है। अब उन दोनों में थोड़ा सा अंतर तो रहेगा क्योंकि उसको जितनी ऊर्जा मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा में खर्च कर देंगे, इसलिए उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? अंतर देखने को मिलेगा। और ये अंतर किस में खर्च होता है? उसको गति करवाने में। और गति क्या होता है? गति का सूत्र क्या है? 12 mv²। और ये जो मास है वो किसका है? जो द्रव्यमान है वो किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। ये जो द्रव्यमान है वो किसका? इलेक्ट्रॉन का है। हम लोग पढ़ चुके हैं ना, वेग इक्वल्स टू 12 mv², ठीक है ना। तो गति 12 mv² होता है।
तो इन ऊर्जा में जो परिवर्तन आया उसे हम लोग कहेंगे, उसकी गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन हाफ mv²। तो अब हम लोग इसको सूत्रकर्ता बनाएं, एच वी को सूत्र का कर्ता बनाएं तो क्या होगा, तो एच वी होगा और ये माइनस है, सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखो अब चैप्टर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लगेगा। जिन बच्चों ने, जिन विद्यार्थियों ने इस चैप्टर को पहले से सही ढंग से व्यवस्थित पढ़ा है, प्रत्येक सूत्र, प्रत्येक कारक को, प्रत्येक घटक को, जैसे एच क्या है, वी क्या है, v0 क्या है, एम ई क्या होता है, वी क्या होता है, अगर वो समझेगा, उसने समझ के किया होगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये जो है ना वो व्यू है जिसके ऊपर चोटी है, जो आवृत्ति कहते हैं, और ये है वी है जिसको हम लोग वेलोसिटी, वेग कहते हैं। ठीक है ना, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ओके, ये गतिज ऊर्जा में होने वाला वेग है और ये है प्रकाश का आवृत्ति की बात हो रही है। तो यहाँ पर एम ई जो है ना, एम ई, ये एक नया सूत्र मिला हमको। तो ये जो एम ई है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और ये जो वी है ना वो उसका वेग है। बोलो समझ में आया? जहाँ एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और वी उसका वेग है, अंत में अधिक तीव्रता वाले प्रकाश में फोटोन की संख्या अधिक होगी और परिणाम स्वरूप निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उस प्रयोग की तुलना में अधिक होगी जिसमें कम तीव्रता के प्रकाश का उपयोग किया गया है। ठीक है ना, तो अगर हम लोग तीव्रता अधिक लेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी, इसकी गतिज ऊर्जा भी अधिक ही देखने को मिलेगी। तो इन शॉर्ट पूरी थियरी अब आप लोगों को समझ में आ गई है कि कोई भी धातु होता है, धातु के पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लो कि ये धातु की सतह है, पोटेशियम है, तो उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। अगर इस धातु की सतह के ऊपर अगर हम लोग प्रकाश पुंज आपतित करते हैं तो इसमें सतह में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। लेकिन ये जो प्रकाश हम लोगों ने आपतित किया है उसकी आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, तो प्रत्येक धातु के पास उसकी देहली आवृत्ति होती है, उससे हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा आवृत्ति होगी उतनी ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। ठीक है, समझ गए? तो ये इतना था प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसको आइंस्टाइन ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था और ये सूत्र भी जो है हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो इस सूत्र को हम लोगों को याद कर लेना है। अब इस थियरी से रिलेटेड हमारे पास दो उदाहरण हैं। उन दो उदाहरण में से मैं जो है वो छोटा उदाहरण चला देता हूँ, क्योंकि जो बड़ा उदाहरण है उसके लिए जो है वो अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो हम लोग देख रहे हैं उदाहरण 2.9। ये भोसड़ी नाम है। चलो उदाहरण 2.9। किसी धातु की देहली आवृत्ति को V0 से बताते हैं। मैंने आपको कहा था 7.0 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स कहो या हर्ट्ज कहो। ठीक है ना। यदि V आवृत्ति वाला विकिरण धातु की सतह से टकराता है तो धातु की देहली आवृत्ति ये है और उस धातु की सतह पर आवृत्ति आ रही है 1×10⁻15। इतनी आवृत्ति वाला प्रकाश पुंज इस धातु की सतह पर टकरा रहा है। अब मुझे बताओ कि देहली आवृत्ति ज़्यादा है, देहली आवृत्ति से ये वाली आवृत्ति ज़्यादा है या कम है? सीधी बात है, उसके ऊपर जो प्रकाश पुंज आपतित किया जा रहा है वो धातु की देहली आवृत्ति से ज़्यादा है। भले यहाँ पर 1 हो, यहाँ पे 7 हो, लेकिन यहाँ पे 10⁻14 है, यहाँ पे 10⁻15 है, अर्थात ये 7×10⁻14 है और ये 10×10⁻14 है, ऐसा हम लोग कहेंगे। अर्थात आपतित की हुई प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से ज़्यादा है, इसीलिए निश्चित रूप से इस धातु की सतह पर से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, निष्कासित होगा। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा गिनो। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की हम लोगों को
गतिज ऊर्जा गिननी है। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv²। हम लोग को क्या ज्ञात करना है, हाफ mv²। अब इसके लिए रिलेटेड सूत्र हम लोग लिखते हैं। सूत्र क्या था, hv इक्वल्स टू hv0 प्लस हाफ mv²। अब ये पूरा हमको ज्ञात करना है, इसलिए हमको इसको सूत्र का कर्ता बनाएंगे। तो ये सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो hv पहले से है, ये सामने गया माइनस हो गया hv0, और ये इसके बराबर सूत्र का कर्ता बनेगा, इसलिए ये ऐसे रहेगा। ठीक है, अब इसमें h कॉमन निकल जाएगा क्योंकि दोनों सेम ही है। अब h का मूल्य आपको याद होना चाहिए 6.626 इंटू 10⁻34 जो माइनस में होता है जूल सेकेंड। ठीक है, ओके। अब व्यू ये रहा, 1 × 10⁻15 माइनस 1 × 7 × 10⁻14। देखो यहाँ पर अगर माइनस या प्लस आए तो ये माइनस और प्लस इसको हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो 10 के घातांक है वो अलग अलग है। तो इसको मैं इसको प्रॉपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड गुणे 1 × 10⁻15। तो या तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको 15 10 जो 14 है उसको 15 कर देते हैं, और ये जो 10⁻15 है इसको 14 कर देते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। तो हम लोग काम करते हैं, इसको 10⁻14 कर देते हैं। 10⁻15 में से 10⁻14 होगा, मतलब एक 10 बचेगा, तो 10 × 1 होगा 10 माइनस 7 × 10⁻14। बोलो समझ में आया। देखो ये 10 है, उसकी घातांक कुछ नहीं है तो 1 होता है, ये गुणे में है उनके आधार समान है, तो घातांकों का क्या होगा, योग होगा। 14 + 1 15, 10⁻15 हो गया। अब एक गुणे में लिखा है, तो 1 गुणा लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, 1 निकाल दिया, 10⁻1 यहाँ पे रहने दिया। अब हमारे पास हो गया 10⁻14, 10⁻14 ये कॉमन निकलेगा। ये कॉमन निकलेगा तो 10 - 7 आएगा। 10 - 7 कितना होता है, 3। तो 6.626 इंटू 10⁻⁻4 ये -34 जूल सेकेंड गुणे हो गया 3, 10 - 7 3 गुणे 10⁻14, और ये है आवृत्ति प्रति सेकंड, तो 1/सेकंड। सेकंड गया। अब आप लोग इसको 6 से इसको 3 से गुणा करना, और 10⁻34 में से 10 घटाना, तो आप लोगों को आंसर कुछ इस तरह से मिलेगा 19.88 गुणे 10⁻20 जूल। और टेक्स्ट बुक में अगर आप लोग देखोगे तो 1.988 इंटू 10⁻, बताओ हम लोगों ने राइट टू लेफ़्ट किया, ये माइनस में है, बराबर, -34 है। तो अगर -34 में से +14 गया तो -20 बचेगा। ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट टू लेफ़्ट 1 ले रहे हैं, 1 राइट टू लेफ़्ट होगा तो +1, -20 + 1 तो -19 जूल आएगा। तो इस तरह से ये उदाहरण यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। बोलो ठीक है, समझ में आया। तो ये वीडियो इतने तक रखते हैं, इसको बराबर से अभ्यास करना, और नया वीडियो जो है नए टॉपिक के साथ लाएंगे।